हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे अध्याय एमीन को। तो बेटा इसके पहले के लेक्चर में हमने एमीन को बनाने की विधियां पढ़ लिए थे और आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं एमीन के कुछ भौतिक गुणों के बारे में। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति। यहां से बेटा बोर्ड परीक्षा में आपको बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है बेटा एमसीक्यू में 1 नंबर में पूछ लिया जाए या खालिस्तान वगैरह में, लेकिन आएगा कुछ ना कुछ जरूर। ध्यान से देखिए। तो देखते हैं, हम पहले बात कर रहे हैं भौतिक अवस्था की। भौतिक गुणों में बेटा हम भौतिक अवस्था की बात करने जा रहे हैं। भौतिक अवस्था मतलब इसमें हम बताएंगे कि ठोस, द्रव या गैस किस अवस्था में एमीन पाए जाते हैं। तो बेटा ध्यान रखें, कार्बन 1 तथा कार्बन 2 वाले, है ना, मतलब कि मेथिल एमीन तथा एथिल एमीन जो होते हैं बेटा, ये होते हैं गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में होते हैं बच्चों? गैसीय अवस्था में। क्योंकि कार्बन की संख्या कम होती है तो अणुओं के बीच में जो बेटा वांडरवाल आकर्षण बल है बहुत कम होता है, इसलिए अणु थोड़े दूर दूर होते हैं और ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि बेटा अगर हम C3 से उच्च कार्बन संख्या है, C3 है या उच्च कार्बन वाले, है ना, हम ऐसा लिखें C3 या उच्च कार्बन। उच्च कार्बन कहने का मतलब है बेटा 4, 5, 6 ऐसे और अधिक कार्बन परमाणु अगर है तो ये होते हैं बेटा द्रव। ठीक है, तेलीय द्रव, ऑयल जैसे होते हैं बेटा, तेलीय द्रव होते हैं। यानी कि 1 कार्बन तथा 2 कार्बन वाले जो एमीन होते हैं वो गैस होते हैं बेटा। और गैस होने के साथ साथ इनकी जो गंध है ये होती है बेटा अमोनिया के समान। जैसी गंध अमोनिया की होती है बिल्कुल वैसी ही गंध इसकी होती है, अमोनिया के समान गंध होती है इनकी। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बेटा 1 नंबर में कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर ये जो द्रव होते हैं इनकी गंध बेटा मछली जैसी होती है। जो मछली की गंध होती है ना बेटा, खराब सी गंध जो होती वैसी होती है, मछली के समान गंध होती है। अब अगर आप बात करें तो ये हमने बोला एलिफेटिक एमीन के लिए। लेकिन बेटा अगर एरोमेटिक एमीन की बात करें, एरोमेटिक एमीन, और जब मैं एरोमेटिक एमीन की बात करता हूं बेटा तो मुख्य तौर पर हम बात करेंगे एनिलीन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? एनिलीन की। तो भाई साहब जो एनिलीन है, एनिलीन, ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्य तापपर्य द्रव अवस्था में होता है और साथ ही साथ बेटा ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, सारे एमीन जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, किंतु ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन में खुला छोड़ने पर इनका वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण हो जाता है और बेटा इनका रंग परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है बेटा, कि वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के कारण, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के कारण, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के कारण ये क्या हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं। ऑक्सीकरण के कारण रंगीन हो जाते हैं। जैसे बेटा फिनॉल में हमने पढ़ा था कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होने से उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, उसी तरह इनका भी वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के कारण रंग परिवर्तित हो जाता है। खास करके बेटा ये बात हम एरोमेटिक एमीन के लिए बोलेंगे। तो बहुत सामान्य सी बात हमने करी बेटा, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर ली है, छोटी छोटी बातें। कि जो आपके एमीन होते हैं, एलिफेटिक एमीन, जिसमें कार्बन 1 या 2 होते हैं, मतलब मेथिल या एथिल एमीन जो होते हैं बेटा, उनको अगर आप देखेंगे तो वो गैसीय अवस्था में होंगे और इनकी गंध कैसी होगी? अमोनिया के समान। और साथ ही साथ जो उच्च कार्बन वाले C3 से ज्यादा कार्बन वाले जो एमीन होते हैं वो बेटा ऑयली लिक्विड यानी तेलीय द्रव होते हैं और साथ ही साथ इनका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होते हैं। एरोमेटिक एमीन रंगहीन द्रव होते हैं, किंतु बेटा वायुमंडल में खुला छोड़ने पर वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के कारण ये रंगीन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले भौतिक गुण की बात करते हैं बेटा, हम इसके क्वथनांक की बात करेंगे। क्वथनांक आप जानते ही बेटा, जिस ताप पर कोई भी चीज उबलती है वो उसका क्वथनांक होता है। तो यहां पर जब मैं क्वथनांक की बात कर रहा हूं तो एक बात है बेटा कि कोई भी एमीन अगर है, ठीक है, खास करके हम एलिफेटिक एमीन की यहां बात कर रहे हैं,
तो एमीन जो होते हैं इनका क्वथनांक ज्यादा होता है किससे बेटा? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। तो जब हम बेटा एमीन की, या हम यहां पर लिख लें क्या, एलिफेटिक एमीन, है ना, और अच्छे से बात हमारी क्लियर हो जाएगी। एलिफेटिक एमीन जो होते हैं इनका क्वथनांक जो होता है बच्चों वो ज्यादा होता है किससे? थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा पास पास हो गया है ना। एलिफेटिक एमीन का क्वथनांक ज्यादा होता है बेटा किससे? हाइड्रोकार्बन से। अब क्यों होता है ये भी हमें समझना है, लेकिन पहली बात आप ये ध्यान रखें कि एमीन का जो क्वथनांक है संगत हाइड्रोकार्बन से, मतलब एक कार्बन वाले एमीन का क्वथनांक एक कार्बन वाले एल्केन से या एल्कीन से या एल्काइन से यानी कि हाइड्रोकार्बन से उच्च होगा। दो कार्बन वाले का दो कार्बन से उच्च होगा, मतलब कि एमीन का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है। अब क्यों होता है ये बात हम समझना चाह रहे हैं बेटा, और ये जो अब मैं टॉपिक बता रहा हूं ये आपको बहुत काम पड़ने वाला है। देखते चलिए, जैसे आपके पास मान करके चलिए एक कोई प्राथमिक एमीन है RNH2, ठीक है बेटा। यहां पर हम ले लेते हैं, मान लो इस तरह से हमने बनाया RNH2, ये है आपका प्राथमिक एमीन। तो एक अणु है, ऐसा तो है नहीं बेटा एक ही अणु रहेगा, बहुत सारे अणु रहेंगे। तो बहुत सारे अणु रहेंगे तो इसमें क्या होगा, RNH2 इस तरह से, और भी अणु रहेंगे RNH2। तो ऐसे हमने बहुत सारे अणु मान लीजिए इसके बना लिए। मैं दो अणुओं से अपनी बात आपको समझा दे रहा हूं। तो होता क्या है आपको भी पता होगा बेटा, नाइट्रोजन एक उच्च ऋण विद्युतीय तत्व है, और उच्च ऋण विद्युतता होने के कारण इसमें आंशिक ऋणावेश आ जाता है, तथा हाइड्रोजन में आंशिक धन आवेश आ जाता है। और यहां पर भी नाइट्रोजन में आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन परमाणुओं में बेटा क्रमशः आंशिक धन आवेश आ जाएगा। अब होगा क्या, यहां पर ये जो आंशिक ऋणावेशित नाइट्रोजन है और आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन है, इनके बीच में बेटा एक नया तरह का बंध बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। क्या बोलेंगे बेटा? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। तो बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि एलिफेटिक एमीन का क्वथनांक हाइड्रोकार्बनों से उच्च होता है, क्योंकि एमीन में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं जो हाइड्रोकार्बन के दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल की तुलना में काफी प्रबल होते हैं, जिसके कारण इसका क्वथनांक उच्च होता है। लेकिन बेटा अब यहां पर एक और बात आती है कि एमीन में अलग अलग तरह के एमीन होते हैं। मान के चलिए आपके पास एक प्राथमिक एमीन है, एक है बेटा द्वितीयक एमीन, और लास्ट में है मान करके चलिए तृतीयक एमीन, ठीक है। ये हो गया द्वितीयक, और बेटा एक और हो गया आपके पास तृतीयक एमीन। तो ये है आपके पास मान लीजिए एमीन। तो इन तीनों में से क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? तो बेटा आपको सीधी सी बात दिख रही है कि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है, यानी कि ये अधिक मात्रा में हाइड्रोजन बंध बनाएगा। यहाँ हाइड्रोजन बहुत कम हो गए तो इनमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध थोड़े से कम हो जाएंगे। और बेटा यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनेगा ही नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बंध अधिक है इसलिए इनका क्वथनांक अधिक होगा। और बेटा यहाँ पर तृतीयक में हाइड्रोजन बंध नहीं बन रहा है, इसीलिए इनका क्वथनांक जो है बेटा सबसे कम होगा। यानी कि क्वथनांक का क्रम होगा, प्राथमिक का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, फिर बेटा द्वितीयक एमीन का क्वथनांक होगा, और सबसे कम होगा बच्चों हमारे पास तृतीयक एमीन का क्वथनांक। तो ये इनके क्वथनांक का क्रम है। चाहे तो बेटा इसे हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पूछ लिया जाता है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन के क्वथनांक का सही क्रम, तो आप ये लिख करके आ सकते हैं। फिर लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया एमीन को, मान लीजिए प्राथमिक एमीन है मेरे पास, इसको हम एल्कोहल से कंपेयर करें, एल्कोहल से इसकी तुलना करें, या मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल से तुलना करें, तो किसका क्वथनांक उच्च होगा? तो देख बेटा एल्कोहल में भी अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी है, और एमीन में भी है। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन की ऋण विद्युतता फिर भी थोड़ी कम है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता बेटा 3.5 ली जाती, जबकि नाइट्रोजन की 3 होती है। तो ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता अधिक होने के कारण
इसमें हाइड्रोजन बंध जो बनते हैं वो अपेक्षाकृत प्रबल बनते हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, एमीन का क्वथनांक थोड़ा कम होगा। अगर आप इन दोनों की भी आपस में तुलना करें तो यहाँ दो दो ऑक्सीजन है बेटा, इसीलिए सबसे ज्यादा होगा, यानी कि क्वथनांक का क्रम कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ जाता है बेटा कि एमीन का क्वथनांक एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल से, संगत एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल से निम्न होता है, क्यों? तो आप क्या लिखेंगे यहां पर कि क्योंकि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, जबकि एल्कोहल या फिनॉल में ऑक्सीजन, सॉरी, एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल में बेटा कौन सा अपना ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। तो ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है जिसकी ऋण विद्युतता बेटा अपेक्षाकृत अधिक होती है, और उच्च ऋण विद्युतता के कारण इसके हाइड्रोजन बंध नाइट्रोजन के हाइड्रोजन बंधों से प्रबल होते हैं, जिस कारण से एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होता है। तो इस तरीके से बेटा बड़े आराम से हम ये उत्तर लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला, जो अगली भौतिक गुण है बेटा, अगला भौतिक गुण है वो है क्या? विलेयता। अगर बच्चों हम विलेयता की बात करें कि जल में घुलेगा या नहीं, कार्बनिक विलायकों में घुलेगा या नहीं, तो सबसे पहली बात ध्यान रखें बेटा कि जो एमीन होते हैं, एमीन ये बेटा जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है बेटा वो भी हम देखेंगे, टेंशन की बात नहीं है। घुलनशील होते हैं, अब क्यों होते हैं भाई साहब, उसका कारण क्या है? तो देखिए एमीन है, मान लीजिए आपके पास है RnH2, ठीक है बेटा, RnH2, इसको हम चाहे तो ऐसा बनाए RnH2, और बेटा सामने आपने क्या पानी में डाले, जल में डाले, जल क्या है? H2O, जल क्या है बच्चों? H2O, है ना, ये हो गया H2O। तो होता क्या है, होता कुछ ऐसा है बेटा कि यहां पर नाइट्रोजन में आंशिक ऋण और हाइड्रोजन में आंशिक धन आवेश होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन में आंशिक ऋण और हाइड्रोजन में बेटा आंशिक धन आवेश होता है। तो इसके कारण क्या होगा बच्चों, इसके कारण यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा आपका? फिर से अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। क्या बन गया बेटा? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। तो क्योंकि ये जल के साथ आसानी से अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसीलिए बेटा एमीन जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एल्किल समूह बड़ा होता जाएगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो हाइड्रोजन बंध बनना कम होते जाएगा, हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति घटती चली जाएगी, और बेटा विलेयता भी घटती चली जाएगी। यानी कि यहां से हमें एक और शिक्षा प्राप्त होती है, क्या? कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर, संख्या बढ़ने पर क्या होता है बेटा? घुलनशीलता या विलेयता बोले हम, अच्छा शब्द है, विलेयता घटती है। ठीक है, जल में विलेयता घटती है। तो ध्यान रखें बेटा, क्योंकि कार्बन परमाणु अगर ज्यादा होंगे तो हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति घटती चली जाएगी, इसीलिए विलेयता भी घटती चली जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे एमीन जल में घुलनशील होते हैं या नहीं, तो आप बोलिए अत्यधिक घुलनशील होते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए कि एमीन जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं क्यों, तो हम क्या उत्तर लिखेंगे बेटा? ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर होगा बच्चों कि एमीन जल में अत्यधिक घुलनशील होते क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना करके उनसे अच्छी तरह से घुल जाते हैं। चलिए अब अगर हम तुलना करना चाहें बेटा, घुलनशीलता की तुलना करना चाहें, तो हम देखेंगे कार्बन परमाणु जितने कम रहेंगे, घुलनशीलता यानी विलेयता बेटा उतनी ज्यादा रहेगी। दूसरी बात मान के चलिए आपके पास प्राथमिक एमीन है और बेटा फिर द्वितीयक एमीन है, और एक है आपके पास क्या? तृतीयक एमीन, और इनकी आपको क्या करना है बेटा? विलेयता की तुलना करना है। तो देखिए आप इसको जल में डालेंगे तो यहाँ दो दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बंधों की संख्या अधिक होगी,
यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बंध की संख्या थोड़ी कम होगी। यहाँ बेटा इसका तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बंध बनेंगे तब भी H2O के साथ तो ये बना लेगा, लेकिन कम संख्या में बनेंगे। तो हाइड्रोजन बंध कम बनने के कारण विलेयता घटती चली जाएगी और हम बड़े आराम से बोल देंगे कि प्राथमिक एमीन की जो विलेयता है अत्यधिक होती है, फिर द्वितीयक, और सबसे कम होते हैं बेटा तृतीयक एमीन। यहां पर एक और बात आती है कि जो आपके एरोमेटिक एमीन है बेटा, खास करके हम बात किसकी करें, एनिलीन की। तो एनिलीन जो है ये जल में नहीं घुलता है, जल में अघुलनशील होता है। क्यों होता है बेटा, अविलेय होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है जल के साथ, है ना, तो अविलेय होता है। इसमें ध्यान रखें आप, एमीन की जल में जो घुलनशीलता है, विलेयता है, उसकी बेटा एक लिमिट है। 6 कार्बन तक के एमीन जो होते हैं वो आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन 6 से अधिक कार्बन वाले जो एमीन होंगे वो जल में घुलते नहीं है, ठीक है ना। अब एनिलीन में तो क्या बेटा, बेंजीन रिंग होता है और उसके कारण उसमें अनुनाद होता है, यानी कि वो अच्छा खासा स्थायी होता है और वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता किसके साथ, जल के साथ। इसीलिए बेटा ये जल में अविलेय होता है, ठीक है। तो ये एनिलीन की ध्यान रखेंगे बेटा कि जल में अविलेय होता है, जबकि बाकी के एमीन जल में घुलनशील होते हैं। चलिए बेटा, अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ प्रश्न तो आपको बिल्कुल पूछा ही जाएगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। और वो टॉपिक है बेटा क्या, एमीन के क्षारीय गुण। तो क्षारीय गुण की अगर बात करें बेटा हम, तो देखिए क्षार किसे कहते हैं हम, तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं क्षार की। एक तो भैया जो जल में OH माइनस आयन देता है वो क्षार कहलाता है, या बेटा जो किसी और यौगिक से H प्लस आयन लेता है, H प्लस आयन ग्रहण करता है, वो क्षार कहलाता है। लेकिन हम बात यहां कर रहे हैं लुईस क्षार की। तो लुईस ने बेटा क्षार के लिए क्या परिभाषा दिया था, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकते हैं, वो लुईस क्षार होते हैं। तो ध्यान रखें, क्योंकि अमोनिया जो था बेटा, अमोनिया से ही एमीन बने हैं, और अमोनिया के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, और ये आवश्यकता पड़ने पर इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है। और क्योंकि बेटा ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है, इसीलिए ये कहलाता है एक लुईस क्षार। क्या कहलाता है बच्चों, लुईस क्षार। तो इसी तरह अमोनिया की तरह जो प्राथमिक एमीन है RNH2, इसमें भी बेटा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अगर आप देखें द्वितीयक एमीन है, इसमें भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और साथ ही साथ बेटा जो तृतीयक एमीन होते हैं इनके पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। और क्योंकि बेटा इन सब में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इसीलिए ये सभी लुईस क्षार होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं, पहली बात यहां से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो ये है कि जो एमीन होते हैं वो अमोनिया की तरह क्या होते हैं बेटा, लुईस क्षार। सभी एमीन, सभी, अभी हम किनकी बात कर रहे हैं बेटा, एलिफेटिक की, सभी एलिफेटिक, एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं बेटा, लुईस क्षार होते हैं। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि लुईस अम्ल या लुईस क्षार क्या होते हैं एमीन, तो याद रखना बच्चों, एलिफेटिक एमीन सारे के सारे, ऐसा नहीं एरोमेटिक भी आगे चल के यही होंगे, लेकिन बेटा उसकी तुलना हमें करना पड़ेगा। तो सभी एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं मेरे बच्चों, लुईस क्षार होते हैं। अब देखिए, जैसे मान के चलिए आपके पास थी अमोनिया, अमोनिया मतलब बेटा NH3, ठीक है, और यहां पर था आपके पास, मतलब नाइट्रोजन के पास बेटा, सॉरी आपके पास नहीं, नाइट्रोजन के पास था एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर, है ना। तो अब ये दे देता था। अब लेकिन जब एमीन बना तो देना पहले से आसान हुआ या कठिन हुआ, ये हम तुलना कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देना आसान हो गया कि मतलब अमोनिया की तुलना में एमीन में और अच्छे से अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दे पा रहा है, इसका मतलब है कि ये और अच्छा क्षार होगा। तो देखिए बेटा, जो एल्किल समूह है ये प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्लस आई मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है, किसको देता है बेटा, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को देगा, तो वैसे तो इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है,
लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे बेटा तो देने की संभावना भी बढ़ जाएगी, यानी कि ये और आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। तो हम बोलेंगे कि क्षारकता किसकी बेटा, एमीन की ज्यादा है अमोनिया से। तो एक और बात हमें यहां पर सीखने को मिलती है, क्या मिलती है बेटा, कि एलिफेटिक एमीन प्रबल क्षार होते हैं, किसकी तुलना में बेटा, एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं, अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं। एक बात ठीक है। चलिए यहां पर देखिए छोटी छोटी बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे और सारे पॉइंट में नोट करते जा रहा हूं, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं बेटा मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट करते चले जा रहे हो, और नहीं करोगे बेटा तो एग्जाम में दिक्कत हो सकती है, अच्छे से लिख लो। अब अगर मैंने लिया बेटा एक द्वितीयक एमीन, तो द्वितीयक एमीन में क्या है सर, दो दो एल्किल समूह है, दो दो एल्किल समूह है, और दोनों ही एल्किल समूह यहां पर अपना कौन सा प्रभाव देंगे बेटा, प्लस आई प्रभाव, दोनों ही एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव देंगे। नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो है ही है, और साथ में बेटा ये एल्किल समूह अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और जबकि ये एल्किल समूह अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो यानी नाइट्रोजन में देखो यहां से भी इलेक्ट्रॉन गए, यहां से भी इलेक्ट्रॉन गए, दो दो जगह से इलेक्ट्रॉन आए बेटा, मतलब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो मेरे बच्चों क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता, देने की क्षमता बढ़ गई। जैसे बेटा एक इंसान है, दानी है, दान देना चाहता है, तो उसके पास जितना अधिक धन होगा वो उतना अच्छे से दान कर पाएगा, है ना। मान लीजिए कोई खुद गरीब है तो कैसे दान करेगा, अगर खुद के पास, इंसान के पास बहुत धन है बेटा तो चांसेस है कि वो दान कर सकता है अगर उसका स्वभाव हो तो देखिए दो दो जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो अब ये और अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और हम बोलेंगे कि क्षारीयता और अधिक हो जाएगी। इसी तरह से बेटा हम तृतीयक एमीन को भी लेते हैं यहां पर, और तृतीयक एमीन आने पर तो बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की बौछार हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल भीड़ लग जाएगी। कैसे, यहां से भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लस आई के कारण, यहां से भी प्लस आई के कारण बेटा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और यहां से भी प्लस आई के कारण। हर एक एल्किल समूह अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको, नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन में बेटा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो यहां भी है, और साथ में दूसरों ने जो दिए इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े, उससे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया। ये इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो बेटा हम बड़े आराम से कह सकते देने की संभावना और बढ़ गई, तो इस तरह से इसकी क्षारीयता और अधिक हो गई। यानी कि बेटा अगर मुझसे कोई आज के बाद क्षारीयता का क्रम पूछेगा, और बिल्कुल बेटा ये पूछा जा सकता है, तो सबसे कम क्षारीय कौन है, अमोनिया, फिर इससे अधिक क्षारीय होता है प्राथमिक एमीन, फिर बेटा द्वितीयक एमीन, और सबसे अधिक क्षारीय होते हैं तृतीयक एमीन। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका उत्तर होना चाहिए। लेकिन बेटा यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है भाई साहब कि ये उत्तर कब सत्य है, ये केवल बेटा गैसीय अवस्था में, अगर एमीन गैसीय अवस्था में है तभी ये सत्य होगा। अगर बेटा एमीन गैसीय अवस्था में नहीं है बल्कि उसका जलीय विलयन बनाया गया है, क्या बनाया गया है बेटा, जलीय विलयन, तो फिर उत्तर अगर आपने ये लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। अगर देखिए अगर आपको बोलता है कि एमीन की क्षारकता का क्रम, एमीन की क्षारकता का क्रम गैसीय अवस्था में क्या होगा, तो आप ये क्रम लिख के जाएंगे बेटा, अमोनिया सबसे कम, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, और तृतीयक सबसे ज्यादा। अगर जलीय विलयन में पूछ लिया तो क्या करेंगे बेटा, अच्छा अगर गैसीय विलयन, गैसीय अवस्था भी नहीं बोला और जलीय विलयन भी नहीं बोला तो फिर यही गैसीय अवस्था मान के हम उत्तर लिख देते हैं। लेकिन अगर जलीय विलयन बोल दिया बेटा तो जलीय विलयन में मामला बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट बदल जाएगी। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम प्लस आई प्रभाव के आधार पर उत्तर लिखें जलीय विलयन में, तो प्लस आई प्रभाव के आधार पर तो सर हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, हमें रिजल्ट मिल रहा है कि तृतीयक सबसे ज्यादा, फिर द्वितीयक, और फिर हो गया सर प्राथमिक। ठीक है, ये हो रहा है उत्तर। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बंध भी तो देखना पड़ेगा बेटा, तो यहां पर दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हाइड्रोजन बंध के आधार पर भी हमें बताएगा कि कौन क्षारीय और कम होगा और कौन अधिक होगा। ठीक है बेटा,
तो यहां पर हमने पहले देखे कि प्लस आई प्रभाव के आधार पर देखें तो ये क्रम मिलता है। अब हाइड्रोजन बंध के आधार पर देखते हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्राथमिक एमीन था RNH2, इसके पास बेटा अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे। इसने किसी विलयन में मान के चलो बेटा H+ था, उसको इसने क्या दे दिया बच्चों, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे दिया। तो जब इसने अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया तो बच्चों हमें मिला क्या, RNH3। RNH2 पहले से था, अब हो गया बेटा RNH3+। देखिए क्या बन हुआ, इसने अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दिए तो NH2 से बेटा NH3 हो गया, लेकिन N ने दिया इसलिए उसमें क्या आ गया, धन। अब जब जलीय विलयन है, जलीय विलयन है मतलब बेटा यहां पर जल भी है, तो जल है मतलब कि H2O है, और बेटा यहां पर H2O के होने के कारण हाइड्रोजन बंध बनेंगे इस तरह से। तो जलीय विलयन में क्या है, ये हाइड्रोजन बंध बना लिया। हाइड्रोजन बंध बना लिया मतलब कि इसने जो इलेक्ट्रॉन युग्म दिया था और जो बेटा धनायन बनाया था, एल्किल अमोनियम आयन जो बनाया था, उसकी स्थायित्व तो बढ़ गया बेटा, स्थायित्व तो बढ़ गया है ना। देखते हैं अब द्वितीयक में क्या होगा। बहुत आसान है बेटा, ऐसा कोई बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन एक बार आप अच्छे से देख लें, समझ लें, फिर मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आंसर तो बेटा लिख ही आओगे आप पेपर में। ये है आपका द्वितीयक एमीन। इसने भी बेटा H+ को क्या किया, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान में दे दिया। दे दिया भाई साहब, दिलेर है, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बचा क्या, देखिए R और इससे क्या जुड़ा है, N। H एक पहले से था बेटा, एक H और आ गया, और N में आ जाएगा बच्चों क्या, प्लस। तो अब इसने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके जो धन आयन बनाया, अमोनियम आयन बनाया बेटा जलीय विलयन में, उसके आसपास जो जल के अणु होंगे उनसे क्या करेगा बेटा, ये हाइड्रोजन बंध बना लेगा, और हाइड्रोजन बंध बनाने से स्थायित्व बढ़ जाएगा। लेकिन यहां हाइड्रोजन बंध ज्यादा बने थे और इसमें हाइड्रोजन बंध कम बने हैं, इसके कारण बेटा स्थायित्व थोड़ा कम रहेगा द्वितीयक में, है ना। और जबकि हम देखें तृतीयक, इसके बाद वाला केस देखें बेटा, तृतीयक एमीन है, मान लो RNR, ये है आपका तृतीयक एमीन, और ये रहे इसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और H+ को मेरे बच्चों इसने भी क्या किया, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान में दे दिया। दे दिया बेटा, तो क्या हुआ, बचा हमारे पास RNR, और साथ में बेटा एक H आ गया, ठीक है, इस तरह से साथ में एक H आ गया, और नाइट्रोजन में आ जाएगा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन में आ गया धन आवेश। अब बेटा होगा क्या, इसके आसपास जल तो होगा, तो जल से हाइड्रोजन बंध अभी भी बनाएगा, लेकिन बेटा मात्र एक हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो हुआ क्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने के बाद जो अमोनियम आयन बना इसमें बहुत अधिक स्थायी हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन बंधों की संख्या सबसे अधिक थी। इसने जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया तो ये भी स्थायी हुआ, लेकिन बेटा तुलनात्मक रूप से स्थायित्व तो थोड़ा सा घट गया। यहां पर स्थायित्व तो बहुत घट गया, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बेटा, हाइड्रोजन बंधों की संख्या बहुत कम हो गई। तो इसके आधार पर अगर अपन उत्तर देखें तो क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देना सबसे अच्छा बेटा प्राथमिक में हुआ, तो इसीलिए उत्तर होगा प्राथमिक, फिर होगा बेटा द्वितीयक, और लास्ट में आएगा हमारा तृतीयक। ये उत्तर मिलना चाहिए, लेकिन ये उत्तर किसके आधार पर होगा बेटा, हाइड्रोजन बंध के आधार पर। ऐसा होना चाहिए, अभी होगा कि नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ऐसा होना चाहिए। देखिए एक उत्तर हमें मिला जो कि था प्लस आई प्रभाव के आधार पर, और दूसरा उत्तर मिला हाइड्रोजन बंध के आधार पर। यहां 3 डिग्री जीत गया, यहां 1 डिग्री जीत गया, यहां 1 डिग्री हार गया, यहां 3 डिग्री हार गया। लेकिन दोनों केस में एक बड़ी अच्छी बात है बेटा, दोनों केस में अगर एवरेज देखें ना तो 2 डिग्री यहां भी बीच में है और 2 डिग्री यहां भी बीच में है बेटा। तो जब प्रायोगिक आधार पर देखा गया तो द्वितीयक एमीन जो थे वो सबसे अच्छे लुईस क्षार होते हैं जलीय विलयन में। तो जलीय विलयन के लिए बेटा सबसे अच्छा द्वितीयक, फिर प्राथमिक और फिर तृतीयक। लेकिन बेटा यहां भी फिर से ट्विस्ट की कमी नहीं है भैया आज के टॉपिक में, है ना। ये भी तभी होगा जब एल्किल समूह तुम्हारा मैथिल हो बेटा, एल्किल समूह क्या हो आपका, मैथिल हो, तभी ये ऑर्डर सही होगा। अगर
आपने बेटा एथिल या किसी और समूह के लिए ये क्रम लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। एथिल या मतलब एक कार्बन से ज्यादा वाला एल्किल समूह है तो आंसर होगा बेटा द्वितीयक, फिर होगा प्राथमिक, नहीं बेटा प्राथमिक के पहले फिर आ जाएगा तृतीयक और सबसे कम हो जाएगा फिर प्राथमिक। तो ये कब के लिए बेटा, जब एल्किल समूह कैसा है, अधिक कार्बन वाला है, एक कार्बन से अधिक कार्बन वाला हो। ठीक है, एक कार्बन वाला हो तो आंसर होगा द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, और एक से अधिक कार्बन वाला हो तो द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक। तो चलिए बेटा ये तो हमने पूरी बहुत सारी बातें कर ली, समझ ली। अब सर इतना सारा नहीं, आप तो हमें आसान तरीका बताओ कि हम याद क्या करें। तो बेटा तीन बातें मैं आपको बता रहा हूं, बस आप उनको याद कर लेना, ठीक है। तो गैसीय अवस्था में अगर आपको प्रश्न पूछा गया बोर्ड परीक्षा में, गैसीय अवस्था में अगर बेटा देख जलीय विलयन या गैसीय अवस्था कुछ नहीं लिखा है तो हम गैसीय अवस्था मान के ही उत्तर लिखते हैं। तो गैसीय अवस्था में तृतीयक आपका सबसे अच्छा होगा क्षार, फिर होगा बेटा द्वितीयक, फिर होगा प्राथमिक और सबसे कम होगा अमोनिया NH3। ये हो गई गैसीय अवस्था में। अगर कोई अवस्था नहीं बोला तो हम यही मान करके अपना उत्तर लिख करके आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमने लिख दिया क्षारीय प्रवृत्ति गैसीय अवस्था में, ठीक है। चलिए गैसीय अवस्था में लिखने के बाद अगला हम देखते हैं जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, ठीक है। तो बेटा जलीय विलयन में उत्तर क्या होगा, ये निर्भर करेगा एल्किल समूह पर। कैसे बेटा, CH3NH2 है, ये आपका द्वितीयक वाला CH3 अगर है, मैथिल समूह अगर है तो द्वितीयक सबसे ज्यादा, फिर रहेगा बेटा प्राथमिक और सबसे कम हो जाएगा कौन, प्राथमिक और सबसे कम हो जाएगा बेटा तृतीयक। सबसे कम कौन हो जाएगा बच्चों, तृतीयक। इस तरह का क्रम आपको मिलेगा एमिनो की क्षारीयता का, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, सॉरी बेटा ये आ गया है ना। तो प्राथमिक वाला, द्वितीयक वाला सबसे ज्यादा, फिर प्राथमिक, फिर तृतीयक वाला। कब, जब एल्किल समूह आपका क्या है बेटा, मैथिल। मैथिल मतलब कि एक कार्बन वाला, एक कार्बन वाला है तो फिर आप समझ जाइए कि द्वितीयक, फिर प्राथमिक, फिर तृतीयक। लेकिन बेटा एक से अधिक कार्बन अगर है, मान लो एथिल समूह होता है इधर, इधर क्या होता है बेटा एथिल समूह, तब भी द्वितीयक तो फर्स्ट आता ही बेटा, कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन फिर तृतीयक जीत जाता, क्योंकि जो ये जो होते हैं बेटा बड़े समूह ज्यादा कार्बन वाले, इनको अपन बल्कि समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्कि समूह, ठीक है ना। तो बल्कि समूह अगर आ जाते हैं तो तृतीयक की क्षारीयता बेटा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और सबसे कम में फिर आ जाता कौन, आपका प्राथमिक। तो मतलब एक कार्बन वाला अगर एल्किल समूह है, एक कार्बन वाला एल्किल समूह है तो द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक। एक से अधिक कार्बन वाला एल्किल समूह है बेटा, उत्तर क्या होगा, द्वितीयक, फिर आएगा तृतीयक और आखिरी में आएगा बेटा प्राथमिक। तो तीन उत्तर है इस तरह से। मुझे उम्मीद नहीं है कि बेटा ये वाला कोई पूछा जाए बोर्ड परीक्षा में। बोर्ड परीक्षा के लिए मेरे हिसाब से तो ये दो उत्तर इंपॉर्टेंट है, गैसीय अवस्था में ये और बेटा द्रव जलीय विलयन में ये। आप इतना करके चल जाए तो भी आपका बढ़िया काम चल जाएगा। ये पूछा जाए बेटा नीट वगैरह जेई वगैरह में पूछ सकता है, लेकिन बेटा बोर्ड में पूछा जाए संभावना बहुत कम है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं बेटा एरोमेटिक एमीन की, एरोमेटिक एमीन की क्षारकता की बात कर रहे हैं, एमीन की क्षारीयता। तो बेटा इनकी क्षारीयता को अपन बड़े आसानी से तुलना कर सकते हैं। देखिए कैसे होता क्या है, एरोमेटिक एमीन जैसे बेटा हम एनिलीन ले लें, एनिलीन में बेंजीन होता है, साथ में बच्चों क्या होगा NH2। और आप तो जानते ही हो बेटा इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। लेकिन यहां पर हो जाता है बच्चों क्या, अनुनाद। तो यहां पर जैसा कि आप सबको पता है बेटा अनुनाद होगा, तो अनुनाद के दौरान ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहां जाएगा, जिससे बेटा ये पाई बंद इधर जाएगा।
अनुनाद जब होगा तो क्या होगा बेटा, चलिए देखते हैं अपन। अनुनाद जब होगा तो कुछ ऐसा देखने को हमें मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई साहब, यहां आ जाएंगे द्विबंध NH2, N में आ जाएगा प्लस, और बाकी के पाई बंध तो ज्यों के त्यों है, लेकिन बेटा यहां आ जाएगा आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑर्थो में। ठीक है, देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बेटा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इधर आ गया पाई बंध के रूप में, और पाई बंध चला गया इलेक्ट्रॉन के रूप में, ऋण आवेश के रूप में। फिर आगे क्या होगा, ये पुनः यहां आएगा बेटा बंध के रूप में, और इसको भेजेगा इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो आगे फिर से बेटा इसका अनुनाद बनेगा, और दोबारा हम इसका अनुनाद बनाएंगे। तो बेटा कैसे बनाएंगे देख सकते हो आप लोग। पहले तो सारी चीजें जो के त्यों, केवल जहां पर बंध बदले हैं वहीं पर परिवर्तन आएगा बेटा। ये आ जाएगा इधर, मतलब हो क्या जाएगा भाई साहब, ये पाई बंध इधर, इधर आ गया बच्चों क्या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और यहां पर भी पाई बंध। आगे क्या होगा बेटा, आगे फिर से ये इसको यहां धकेलेगा, और ये यहां जाएगा, और फिर से अनुनादी संरचना प्राप्त होगी। तो एक के बाद एक ऐसी हमें 5 अनुनादी संरचनाएं मिलेंगी, जैसा बेटा आपने फिनॉल में देखा है ना, इसके अलावा क्लोरोबेंजीन में देखा, वैसे ही यहां भी आपको 5 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। ये हो गया बेटा। आखिरी में क्या होता है, आखिरी में लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे वापस एकाकी इलेक्ट्रॉन बनके, ये जो पाईबंध था नाइट्रोजन के पास, पुनः एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बन के बेटा यहां पर आ जाएगा। केवल होता क्या है, बंधों का क्रम बदल जाता है, शुरुआत जहां से होती है अंत भी वही होता है बेटा। केवल होता क्या है, बंधों का क्रम बदल जाता है। इसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास वापस आ गए। इस तरह की अनुनादी संरचनाएं बेटा हमें मिलती हैं किसमें, एनिलीन में। अब देखो मैं अनुनादी संरचनाएं बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूं बेटा, मुझे तो बतानी है क्षारीयता। तो भाई क्षारीयता हम कैसे बताएं, उसके लिए ये मुझे बताना पड़ा आपको, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है, इसका जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये तो बेटा खुद के अणु में ही घूम रहा है। नाइट्रोजन का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये खुद के अपने अणु में ही घूम रहा है। तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये नाइट्रोजन किसी और को दे पाए, इसकी संभावना मेरे बच्चों कैसी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि चूंकि क्या हो रहा है बेटा, चूंकि नाइट्रोजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युग्म क्या कर रहा है, अनुनाद के कारण संपूर्ण अणु में घूम रहा है, संपूर्ण अणु में घूम रहा है। बोलो बेटा, यह ज्यादा अच्छा शब्द होता है, स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है, अतः अतः क्या होगा बेटा, संपूर्ण अणु में स्थानांतरित होता है, अतः किसी और परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता क्या हो गई बेटा, घट जाती है। ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए आप किसी को कुछ देना चाह रहे हो तो भाई वो चीज आपके पास तो रहे तब तो दे पाओगे। अभी क्या है, मान के चलो बेटा आपकी कोई चीज है जो आपके पूरे परिवार के पास घूम रही है। मान लो बेटा आपका एक पेन है जो कभी आपके पिताजी ने ले ली, कभी मम्मी ने ले ली, तो आप किसी बाहर वाले को वो चीज आसानी से नहीं दे पाओगे। इसी तरह से बेटा ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, क्योंकि अनुनाद के दौरान पूरे अणु में घूम रहे हैं, इसीलिए नाइट्रोजन के पास उसकी उपलब्धता कम है, यानी कि नाइट्रोजन किसी और को दे पाए उसकी संभावना घट जाती है। अतः यहां से बेटा हमें निष्कर्ष क्या प्राप्त होता है, अतः
एनिलीन बोलो या एरोमेटिक एमीन बोलो बेटा, अमोनिया की अपेक्षा कम क्षारीय होते हैं, अमोनिया की अपेक्षा कम क्षारीय होते हैं। तो अगर आपको बेटा ऐसा प्रश्न आ जाता है कि एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय होते हैं क्यों, तो उसका उत्तर मैंने बढ़िया से बेटा आपके सामने लिख दिया हूं। देखिए होता क्या है, एक तो ये है कि हो सकता है मैं स्लाइड में डायरेक्ट ये लिखा लिखाया ले आऊं, लेकिन बेटा कुछ टॉपिक मैं चाहता हूं कि भले वीडियो थोड़ी लंबी बने लेकिन आपको सब्जेक्ट की गहराई समझ में आए, और वो तभी आएगी जब मैं आपके साथ साथ आपके सामने लिखते चले जाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए अपन यहाँ पर थोड़ी मेहनत कर रहे हैं बेटा, नहीं तो मेरा भी टाइम बचता, आपका भी टाइम बचता, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप ऐसे टाइम बचाने के चक्कर में इतने अच्छे गहरे टॉपिक को बेटा शॉर्ट में पढ़ के निकल लो, है ना। चलिए अब देखते हैं, कुल मिला के कहानी ये है कि जो आपके पास एनिलीन है बेटा, इसकी क्षारीयता अमोनिया से कम है। अब अमोनिया से कम है तो बेटा इसको एलिफेटिक एमीन से तो तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। एलिफेटिक एमीन की तो अमोनिया से भी ज्यादा थी, इसकी अमोनिया से कम है, ठीक है। अब बेटा इस एनिलीन में अगर कोई और समूह जुड़ा रहे, ठीक है, ये रहा मान लो बच्चों आपके पास एनिलीन, एनिलीन। अब इससे ऑर्थो स्थिति में या बेटा मेटा स्थिति में या पैरा स्थिति में कोई दूसरा समूह जुड़ा हुआ है। दो तरह के समूह जुड़ सकते हैं बेटा, दो तरह के समूह यहां पर इससे जुड़ सकते हैं। एक हो सकता है बेटा यहां पर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े। कौन जुड़े बेटा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। या हो सकता है यहां पर कौन जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। तो दो तरह के अलग अलग समूह यहां पर जोड़ सकते हैं अपन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब मैं बेटा इलेक्ट्रॉन दाता समूह बोल रहा हूं तो यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह। मतलब बेटा जैसे Cl आ गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है क्योंकि ये हालांकि ग्राही भी होता है IFX से, लेकिन बेटा अनुनाद के कारण ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन देता है। इसके अलावा OH, ठीक है, OCH3, ये सब बेटा इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। CH3 ये भी आपका इलेक्ट्रॉन दाता समूह होगा। BrFCl, BrI सारे हेलोजन, ये सब दाता समूह है। जबकि ग्राही समूह अगर हमसे कोई पूछे तो NO2, NO2 क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करता है ना, NO2 होगा। इसके अलावा बच्चों CHO भी इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होता है, COOH भी इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह आएगा तो क्षारीयता बढ़ेगी कि घटेगी, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह आएगा तो क्षारीयता बढ़ेगी या घटेगी, हमें ये देखना है। अगर बेटा देख ये समूह आए तो ये है इलेक्ट्रॉन दाता, दाता मतलब इनने इलेक्ट्रॉन दिए इसको बेंजीन को, और बेंजीन देगा किसको, नाइट्रोजन को। तो इससे नाइट्रोजन के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। देखिए एक बार फिर से समझ बेटा, हुआ क्या, इस इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन दाता समूह ने क्या किया बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया बेंजीन को, बेंजीन ने दिया नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए बेटा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ये महादानी बन जाएगा और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर पाएगा, क्षारकता बढ़ जाएगी। यानी कि ये क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह अगर जुड़ जाते हैं तो हम बोल सकते हैं बड़े आराम से कि क्षारकता या क्षारीयता बोले बेटा, क्षारीयता क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। लेकिन वहीं वहीं बेटा अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह आए तो क्या होगा भाई साहब, कुछ नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्राही मतलब NO2 CHO इस तरह के समूह आए तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे बेंजीन से, बेंजीन ग्रहण करेगा नाइट्रोजन से। तो मतलब बेटा नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो घटेगा, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो बेटा देने का स्वभाव भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्षारीयता घट जाएगी, क्षारीयता क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, घट जाएगी। तो बड़े आराम से आप ये लॉजिक लगा सकते हैं बेटा कि अगर इसमें एनिलीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ता है तो बेटा क्षारीयता बढ़ती है,
और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ता है तो क्षारीयता जो है बेटा वो घटती चली जाती है। अब इसको समझने के लिए अपन एक दो उदाहरण बेटा बढ़िया से लेते हैं जिसके द्वारा इस बात को अपन समझते हैं। जैसे बेटा अपने पास होता है टोल्यूडीन। टोल्यूडीन में क्या होता है, एनिलीन के साथ बेटा CH3 समूह जुड़ा होता है। ठीक है, ये आपके पास NH3 लिख दिया मैंने, सॉरी बेटा NH2 लिखेंगे अपन, है ना। ये है एनिलीन और एनिलीन के साथ बेटा कौन जोड़ रहा हूं मैं, CH3। कहां कहां जोड़ेंगे, ऑर्थो में, फिर जोड़ेंगे बेटा मेटा में, और अंततः जोड़ेंगे कहां पर मेरे बच्चों, पैरा में। तो सबसे पहले हमने जोड़े CH3 कहां पर बेटा, ऑर्थो में, और फिर जोड़े कहां, मेटा में, और आखिरी में जोड़े बेटा कहां पर, पैरा में। इस तरह से इसको अपन ने मान लीजिए जोड़ दिया। ठीक है, अभी देखो बेटा हल्का सा मैं चीजों को लेवल को बढ़ा रहा हूं, अगर पेपर बहुत कठिन आया तभी यहां तक जाएगा, नहीं तो यहां तक आपकी कहानी बढ़िया बन जाएगी, है ना। लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए बेटा, 5-10 मिनट और लगेगा और आपको अच्छी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहली बात बेटा, नाम आपको पता होना चाहिए। तो जब एनिलीन के साथ बेटा CH3 आ जाता है तो इसको बोलते हैं टोल्यूडीन। टोल्यूडीन ये होगा बेटा ऑर्थोटोल्यूडीन, ये हो जाएगा आपका क्या, मेटाटोल्यूडीन, टोल्यूडीन, और बच्चों ये हो जाएगा क्या आपका, पैराटोल्यूडीन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब इसमें क्षारकता की तुलना करना है। तो सबसे पहली बात बेटा ध्यान रखें, जो ऑर्थो होता है इनमें सब में, सारे यौगिकों में ऐसा होगा कि जो ऑर्थो वाला होगा ना, इसमें लगेगा बेटा ऑर्थो प्रभाव। आई होप बेटा आपने ऑर्थो प्रभाव पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है बेटा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जो टॉपिक है उसको आप एक बार देखिए ताकि आपको ये पता चल जाए, है ना। तो ऑर्थो प्रभाव लगता है इसमें, इसलिए क्षारकता यहां घट जाती है। तो सबसे पहले बेटा इसमें जो उत्तर होगा, सबसे पहले नंबर पे सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा आपका, पैरा वाला। फिर आएगा बेटा कौन, मेटा वाला। सबसे अधिक कौन होगा बेटा, पैरा वाला। उसके बाद सेकंड नंबर में कौन आएगा बेटा, मेटा वाला। ठीक है, पैरा के बाद क्या आ गया, मेटा, और मेटा के बाद बेटा कौन हो जाएगा यहां पर, तीसरे नंबर में आएगा ऑर्थो, और सबसे चौथे नंबर में बेटा क्या आ जाएगा आपका, एनिलीन। इस तरीके से उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये अगर तुलना करने को आपको बोर्ड परीक्षा में आ जाता है तो आई होप बेटा आप कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा बेटा सुधार लें, यहां पर टोल्यूडीन में ऑर्थो प्रभाव इतना ज्यादा लगता है कि सबसे पीछे ही आ जाता है, और बेटा ये रह जाता है कौन से नंबर में, तीसरे नंबर में। तो यानी कि ऑर्थो में अगर CH3 है तो ऑर्थो प्रभाव के कारण इसकी क्षारकता इतनी घट जाती है कि एनिलीन से भी कम क्षारीय होता है। सबसे अधिक होगा पैरा, फिर मेटा, फिर बेटा एनिलीन, और सबसे कम होता है ऑर्थोटोल्यूडीन। चलिए इसी तरह की तुलना एक दो यौगिकों में बेटा और कर लेते हैं अपन, ताकि थोड़ा सा आपको अगर कोई कठिन सा प्रश्न दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ना हो, है ना। बाकी तो बेटा मैंने बोला बोर्ड परीक्षा में ऐसी चीजें पूछी जाए संभावना कम है, लेकिन बेटा अगर पेपर अति कठिन बना, अगर आप उन बच्चों में से हो जो बेटा 90% या उससे कुछ ज्यादा बनाना चाहते हैं, तो उसको तो फिर बेटा मेरे हिसाब से पूरा लेक्चर प्रॉपर देखना चाहिए, पूरे टॉपिक अच्छे से समझने चाहिए। अब यहां पर इस बार हम क्या कर रहे हैं, हमने बेटा इस बार लगाए क्या, OCH3 एक बार ऑर्थो में, फिर लगाए बेटा OCH3 एक बार मेटा में, और लास्ट में लगा दिए क्या, OCH3 पैरा में। ठीक है बेटा, एक बार लगाए ऑर्थो में, एक बार पैरा में, और एक बार मेटा में। इसको बोलते हैं बेटा एनिसिडीन। ये होगा ऑर्थो एनिसिडीन। नाम बेटा याद करना हो कर ले, नहीं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अति मेहनत ना करें इसमें। ये हो जाएगा मेटा एनिसिडीन, और बेटा ये हो जाएगा क्या, पैरा एनिसिडीन। तो जब एनिलीन के साथ बेटा OCH3 समूह जुड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिसिडीन। एक होगा आपका ऑर्थो एनिसिडीन, फिर मेटा एनिसिडीन और पैरा एनिसिडीन, है ना। अब हमें इनकी क्षारकता की तुलना करनी है बेटा। तो क्षारकता जैसा कि हमने देखा,
ऑर्थो वाला तो भैया सबसे आखिरी आएगा, ऑर्थो प्रभाव लग रहा है यहाँ। लेकिन OCH3 जो है, OCH3 कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। दाता समूह क्षारकता को बढ़ाते हैं, तो पैरा तो आएगा एक नंबर में। एक नंबर में पैरा के आने के बाद बेटा दूसरे नंबर में फिर से मेटा जाएगा, लेकिन इसमें तीसरे नंबर में ऑर्थो रहता है, चौथे नंबर में बेटा कौन हो जाता है? एनिलीन। तो इस तरह से ये भी क्रम आपको पता होना चाहिए। एक लास्ट और देख लेते हैं बेटा अपन। लास्ट हम देखते हैं क्षारीयता की तुलना। और आपके पास है मान लीजिए एनिलीन, और इसमें बेटा आपने क्या जोड़ रखे हो? OH समूह है ना, OH समूह जोड़े हो बेटा। तो इससे आपने क्या करे हो? ऑर्थो में OH जोड़े, फिर बेटा मेटा में OH जोड़े, और फिर जोड़े पैरा में। OH भी इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, और दाता समूह होने के नाते पैरा जो होगा एक नंबर में आएगा बेटा। फिर आपका कौन ये हो जाएगा 2 नंबर में कौन? ऑर्थो हो जाएगा बेटा। 3 नंबर में मेटा जाता है, और 4 नंबर में आपका कौन हो जाएगा? एनिलीन। ये क्रम बेटा थोड़ा अलग है, लेकिन अच्छा क्रम है, याद रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सबसे कम होगा एनिलीन, फिर बेटा ऑर्थो एमिनोफिनॉल दूसरे नंबर में, पहले नंबर में पैरा एमिनोफिनॉल, ऑर्थो एमिनोफिनॉल, फिर मेटा एमिनोफिनॉल, और फिर बेटा क्या आएगा? एनिलीन। तो इस तरह से ये तुलना आप लोग देख सकते हो बेटा। ये उत्तर थोड़े बहुत चाहो तो देख लो, इनको याद रखो। ऑर्थो वाला कम क्यों हो रहा है? होना चाहिए था ऑर्थो सबसे ज्यादा वैसे तो, लेकिन ऑर्थो कम क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां पर ऑर्थो इफेक्ट लगता है। अगर आपको ऑर्थो इफेक्ट क्या है नहीं पता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ऑर्थो इफेक्ट के लिए बेटा एक अलग से वीडियो बना करके आपको पूरा ऑर्थो इफेक्ट बढ़िया से समझा दूंगा। चलिए फिर मिलेंगे हम, और अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।